अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी पे कुछ फैक्टर्स भी असरअंदाज होते हैं जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम बॉन्ड एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। इसको समझने के लिए आप यूँ समझे कि आपके पास एक दरख्त की टहनी है, ब्रांच है। आपने उसे तोड़ा, वो आसानी से टूट गई। इसका मतलब क्या है कि आपको कम वर्क करना पड़ा, कम एनर्जी लगानी पड़ी उसे तोड़ने के लिए, यानी कि वो ब्रांच कमज़ोर थी। एक ब्रांच आपको मैंने पकड़ाई किसी दरख्त से उतार के कि इसे तोड़ो, आप काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं, वो टूट नहीं रही, यानी कि आपको उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रांच स्ट्रॉन्ग है। सेम इसी तरह अगर किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ जाए तो वो कहलाएगी उसकी स्ट्रेंथ का एक किस्म का मैयर, यानी कि अगर ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर उसकी एनर्जी कम दे रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम है। सो बॉन्ड एनर्जी इज़ इनडायरेक्टली टेलिंग यू कि आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर हाइड्रोजन या किसी और एटम की बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करें तो इनमें से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हमें ये अंदाज़ा होगा कि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। मसलन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए अराउंड 900 यानी कि 900 प्लस किलो जॉल एनर्जी देनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस रिएक्शन नहीं करती, क्यों? उसका बॉन्ड ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो रिएक्शन क्यों करे। हमने ये बात याद रखनी है कि जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और अक्सर व बेशतर उसको उतना मुश्किल पेश आएगी रिएक्शन करने के लिए। सो बॉन्ड एनर्जी पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम ये चेक करें कि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बल्कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी पे कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अ बॉन्ड एनर्जी इज एक्चुअली टेलिंग यू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन से पहले जरा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। हाइड्रोजन के दो एटम्स या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम से मिलके 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, H2 इन गैस। ये भी गैसियस स्टेट में होंगे। जब ये आपस में मिलके ये बना रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इन्होंने किया क्या? आपस में बॉन्ड बनाया है। इस बॉन्ड बनाते हुए इन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की होगी। वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्चुअली वो एनर्जी होगी जब ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो बनाते हुए रिलीज करते हैं। वो कितनी है? डेल्टा एच रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 436 किलो जॉल पर मोल. This is the energy release. So I will add a negative sign which means this energy is out from the system, बाहर निकल गई है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बने हैं ना, वो कैसे बने हैं? जब हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया। मैं चाहता हूँ ये दोबारा जो बॉन्ड बना है 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाए और उससे हाइड्रोजन एटम दोबारा बन जाए। तो मैं कहूँगा कि मैं उसने जितनी एनर्जी उसने रिमूव करके ये बॉन्ड बनाया है उतनी ही एनर्जी इसको मैं दे दूं, तो ये बॉन्ड जो इसमें बना था वो टूट जाएगा और वो दोबारा एटॉमिक स्टेट में या नॉन बॉन्डेड एटम्स की फॉर्म में चले जाएंगे। अब स्टूडेंट, ये जो एनर्जी उसको मैंने सप्लाई की सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड तोड़ने के लिए, वो एक्चुअली इक्वल थी जितनी उसने एनर्जी रिलीज की उस बॉन्ड को बनाने के लिए। ये वाली अमाउंट जो मैं कहता हूं कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ये उतनी ही होती है जितना वो मॉलिक्यूल बनते हुए सर्टेन बॉन्ड बनाते हुए एनर्जी रिलीज हुई है। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इट इज एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो जिसकी ज़रूरत होती है किस काम के लिए? ब्रेक करने के लिए। किसको? उन बॉन्ड्स को जो ख़ास किस्म के हैं,
खास किस्म के मुराद ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल में कार्बन ने कार्बन से भी बॉन्ड बनाया हुआ है, एक मॉलिक्यूल ने कार्बन से कार्बन के अलावा कार्बन से हाइड्रोजन में भी बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ वो मॉलिक्यूल कार्बन ने इसमें हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनाए हुए हैं इस मॉलिक्यूल में, और इसमें कार्बन ने कार्बन से भी बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कार्बन और कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं इस एटम्स के दरमियान वाले बॉन्ड को ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी की बात करना चाहता हूं तो मैं इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने की बात कर रहा हूं। जो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी जो इनके दरमियान है, ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। साइज हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो सकता है, पोलैरिटी का फर्क हो सकता है। इसके अलावा हम जो बॉन्ड लेंथ है उसको भी डिस्कस करेंगे, वो भी फर्क आ सकता है। हमने एक बात याद रखनी है कि किसी खास किस्म के तमाम बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कितनी अमाउंट में बॉन्ड तोड़ने के लिए, 1 मोल। वो पर्टिकुलर बॉन्ड्स तोड़ने के लिए आप जो एनर्जी डिमांड करते हैं वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल के लिए हमारे पास हाइड्रोजन H2 के अंदर एक्चुअली हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया होता है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ये 1 मोल सब्सटेंस है, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 436 किलो जॉल पर मोल। इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं किलो जॉल पर मोल, और ये हमें फाइंड की जा सकती है। मतलब ये एनर्जी की वैल्यूज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, थ्रू केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज के। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंज आता है हम उसको यूज करते हुए ये फाइंड कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इसके जो किलो जॉल पर मोल यूनिट है ये क्या इंडिकेट करते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि एक सर्टेन टाइप ऑफ मोल, वन सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर 1 मोल, यानी कि आपके एक सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड को 1 मोल तोड़ने के लिए, 1 मोल बॉन्ड्स कितने होंगे, इतने बॉन्ड्स होंगे, तोड़ने के लिए जितनी किलो जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ऐड की जाएगी, सिस्टम में दाखिल की जाएगी, वो असल में कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। So bond energy is something which is related to the kilojoule amount of energy required to break 1 mole of bonds of certain type of particular type. Student, ये तो इसका एक बेसिक थीम हो गया ना कि बॉन्ड तोड़ा, एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो कहलाएगी आपकी कौन सी एनर्जी, वो कहलाएगी आपकी बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी का मैंने आपको एज सच बता भी दिया ये कैलकुलेट कैसे होती है और इसका मतलब क्या है, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है। ज़रा बॉन्ड एनर्जी और टाइप ऑफ बॉन्ड की तरफ जाते हैं। याद रखिएगा ये जो बॉन्ड ऑफ एनर्जी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो 2 तरह के टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। और दूसरी तरफ जो हमारे पास है वो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि मैं मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड और पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करना चाह रहा हूं। स्टूडेंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी होती है, उसे अगर मैं BE से लिख लूं तो वो हाई होती है, और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लो होती है। उसकी वजह उनमें मौजूद पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी के डेवलप होने से जो एंड्स होते हैं मॉलिक्यूल पे, उस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आपस में एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में। अभी हम जरा सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड और इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन हल करना चाहते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। सिंगल बॉन्ड जो होता है कार्बन और कार्बन में, इट रिक्वायर्स 348 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। द डबल बॉन्ड रिक्वायर्स 614। अब देखिएगा कि इसके डबल वैल्यू से ये थोड़ी सी छोटी है। होना यूं चाहिए था कि कार्बन के सिंगल बॉन्ड की जो ये वैल्यू है, इसकी जो डबल वैल्यू आती वो ये आनी चाहिए थी, लेकिन ये उससे छोटी वैल्यू आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी बात करूं 614 की, तो वो तो चलो फर्क है ही है। जो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है
वो ये है 839। होना यूं चाहिए था कि सिंगल बॉन्ड की ट्रिपल वैल्यू ये बननी चाहिए थी, लेकिन ये भी कम बनी है ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू से। आखिर क्या वजह है कि मैं सिंगल बॉन्ड को, कार्बन सिंगल बॉन्ड को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास नहीं आती कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी की वैल्यू, कम आती है। इसका मतलब डबल बॉन्ड में जो एक बॉन्ड बन रहा है वो कमजोर होगा। वो कमजोर बॉन्ड एक्चुअली पाई बॉन्ड है। होता क्या है, कार्बन जब कार्बन से डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें एक बॉन्ड बनता है पाई और एक बनता है सिग्मा। ये जो पाई बॉन्ड होता है ये एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड वीक होता है। हमें कैसे पता लगा? हमें ऐसे पता लगा कि हम अगर सोचते कि एक सिंगल बॉन्ड जो कि सिग्मा बॉन्ड है उसको अगर रिक्वायर है 348 किलो जाउल एनर्जी, ठीक है, मैं अगर कहना चाहूं कि मेरे पास 348 किलो जाउल एनर्जी जो है वो एक सिंगल बॉन्ड को रिक्वायर है, तो डबल बॉन्ड को कितनी रिक्वायर होती है? अगेन 348, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 348। लेकिन जो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो इसके डबल से कम आ रही है। इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कम है जो इसको रिक्वायर्ड होती है। वो क्यों कम हुई है? क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जितनी एनर्जी डिमांड नहीं करता। इट रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि ये बॉन्ड वीक है। और टेक्निकली इट इज आल्सो वीक क्योंकि ये दो न्यूक्लियस के दरमियान में तो एग्जिस्ट नहीं करता। ये दो न्यूक्लियस की ज्वाइनिंग लाइन के यहाँ ऊपर बनता है और यहाँ नीचे बनता है। इन दैट सिनेरियो न्यूक्लियस का होल्ड वो नहीं होगा जो सिग्मा बॉन्ड पे होता है, जो कि बिटवीन द टू न्यूक्लियाई बनता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने ये बात याद रखनी है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आता है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करें। और आपने वो सारी बातें बतानी है जो मैंने आपको बताई हैं कि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू डबल होनी चाहिए फॉर डबल बॉन्ड, बट इट इज लेसर देन द डबल अमाउंट ऑफ सिंगल बॉन्ड। The reason is the pi bond which is available or in the carbon-carbon double bond is weaker than the sigma bond. So it requires the lesser amount of energy. So the energy required for 348 for single bond multiplied by 2 should not equal to 614 because the total sum of energy for sigma and pi should be lower than the double amount of this. तो हमने ये याद रखनी है बात जो मैंने आपको समझाई है। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया ना हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या फ़र्क होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ओके, अब हम चलते हैं उन फैक्टर्स पे। फैक्टर्स को मैं स्टडी कराऊंगा आपको बड़ी सिंपलर फॉर्म में। मैं कोशिश करूंगा मैं ऐसे टर्म्स यूज़ करूं जो कि आपको आसानी से समझ आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब ये है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉन्ड बनाता हूं हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, तो इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4 होती है, वैसे तो 3.98 होती है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 4 कंसिडर करते हैं। ये कार्बन से तकरीबन डबल अमाउंट है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आएगा। अगर मैं हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड की बात करूं तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। इस पूरे टेबल को ना पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस में चेक करते हैं, फिर हम इसको बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने एक टेबल आ रहा है। इस टेबल में देखें कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्लोरीन से भी ज़्यादा, ब्रोमीन से भी ज़्यादा, आयोडीन से भी ज़्यादा है। तो मैं ऐसा करता हूँ इन सारों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लगा के इनमें डिफरेंस फाइंड करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो HF का डिफरेंस है वो हाईएस्ट वैल्यू जनरेट कर रहा है और HI का डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने की वजह से लीस्ट वैल्यू जनरेट कर रहा है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिसमें ज़्यादा होगा यानी कि HF, ये हाईएस्ट पोलैरिटी रखता होगा, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी रखता होगा, और जो HI है इट वुड हैव द लीस्ट पोलैरिटी। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं HF के मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा पोलर होगा, तो इसमें मैं पोलर का वर्ड बड़ा लिख रहा हूं, और ये बहुत कम पोलर होगा तो इसमें मैं पोलर का वर्ड छोटा लिख रहा हूं। पोलर होता क्या है? असल में होता यूं है कि जब HF से बॉन्ड बनाता है तो फ्लोरीन बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से इस एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस डेवलप हुआ है, इसकी वजह से जो बॉन्ड है वो पोलर बन गया। पोलर बॉन्ड में एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द टू ऑपोजिट एंड्स। इस एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेरा ख्याल है लिख लेना चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल हैज एडिशनल, यानी कि बॉन्ड वाली तो है ही है, जो इन्होंने H और F ने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है वो तो है ही है हमारे पास, उसके अलावा एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज एंड्स। अब आप कहेंगे सर बात तो ठीक है कि एक पार्शियल पॉजिटिव है एक पार्शियल नेगेटिव है, तो दे शुड अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक हो गया। इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एडिशनल डेवलप होती है उससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा। आप सोचें कि मैंने एक टेबल को एक हाथ से पकड़ा हुआ है, मैंने उसे बड़ा स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, मैं दूसरे हाथ से भी पकड़ लेता हूँ, अब मैं और स्ट्रांगली होल्ड कर लिया। अब उसको टेबल को मेरे से छुड़वाने के लिए, मेरे हाथों से दूर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इन केस अगर मैं एक सिंगल हाथ से पकड़ी रखता तो शायद इतनी ना रिक्वायर्ड होती। सो जब मैं एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लूँगा टेबल से, तो आप उसे आसानी से मेरे से रिमूव नहीं करवा सकेंगे। यही वजह है कि HF की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उससे बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाने से, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है वो इसको स्ट्रॉन्ग बना देती है। फॉर एग्जांपल, जो हमारी एक्सपेक्टेड कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 293 फॉर HF बॉन्ड एनर्जी, यानी कि H और F के पर्टिकुलर बॉन्ड तोड़ने के लिए 1 मोल जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 293 किलो जॉल पर मोल। मैं कहता हूँ ओके ठीक है, ये तो बड़ी कम होनी चाहिए, लेकिन जब मैं उसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करता हूँ थ्रू एनी मेथड, तो इट कम्स टू बी 576 किलो जॉल पर मोल, विच इज अ वेरी हाई अमाउंट। अब इतना ज्यादा फर्क क्यों आ गया? तकरीबन अगर मैं इसको एक्सपेक्टेड या मैं अंदाजन बात करूं तो वो डबल हो गई। डबल क्यों हो गई? इसकी वजह से। क्या चीज? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया। जब डिफरेंस ज्यादा आया तो पोलैरिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। जब पोलैरिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। सो मुझे यहाँ लिख लेना चाहिए स्टूडेंट्स आपके लिए कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा ई एन का डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, उतनी बॉन्ड एनर्जी स्टूडेंट्स ज्यादा होगी। आप कहते हैं सर कैसे? देखें, HF में सबसे ज्यादा है बॉन्ड एनर्जी, सबसे ज्यादा है। HI में सबसे कम है बॉन्ड एनर्जी, सबसे कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें बॉन्ड एनर्जी की एक्सपेक्टेड हायर वैल्यू की तरफ तो ले जाता है, लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा निकले, इन दैट सिनेरियो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मसलन देखते हैं एक बात, अगर मैं HCl की कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लूँ जो कि अप्रॉक्सीमेटली 338 के करीब निकलेगी, और मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू से एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो मैंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की वैल्यू वो ज़्यादा आ गई, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो बॉन्ड मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। जरा उसकी तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं HCl की बॉन्ड एनर्जी। स्टूडेंट, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बनाते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बनाते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम मिलके एक HCl का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर मैं किसी तरह हाइड्रोजन के एक एटम की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो रिलीज करेगा, और जो क्लोरीन 1 मोल रिलीज करेगा वो कैलकुलेट कर लूँ और फिर उनको एड अप कर लूँ, तो वो असल में ये एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस करेंगे। जरा इसकी तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट, हाइड्रोजन से मिलके H2 मॉलिक्यूल बनाता है। हाइड्रोजन से मिलके H2 मॉलिक्यूल बनाता है।
और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो -436 किलो जूल पर मोल रिलीज होती है जब ये बॉन्ड बनता है। अगर मैं बॉन्ड तोड़ना हो, डिसोसिएट करना हो, तो जो एनर्जी मेरे पास रिलीज हुई है उसकी ही वैल्यू मेरे लिए वो होगी जो इसको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है। यानी कि आप 436 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या करेंगे, देंगे, तो दो हाइड्रोजन एटम्स जो मिले हुए थे मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो एटम्स की फॉर्म में चले जाएंगे, यानी कि बॉन्ड तोड़ लेंगे। स्टूडेंट, ये तो एक मोल के लिए वैल्यू है ना, एक मोल के लिए, यानी कि ये वैल्यू क्या है, किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर 1 मोल। मैं अगर एक मॉलिक्यूल के लिए डिटेक्ट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं फाइंड करूं कि एक मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा हाइड्रोजन का कि वो बॉन्ड तोड़े, तो मैं इसे क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 6.02 10⁻23 से। तो मेरे पास ये आ जाएगा कि हाइड्रोजन का एक जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में, वो तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो होगी 72.42 10⁻23। ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होगी। ये इसका मतलब ये हो गया कि जब दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं उनको मैंने लैदा करना है तो इतनी एनर्जी दूंगा। ये दोनों एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना इस एनर्जी में, मुझे तो एक एटम की चाहिए क्योंकि मेरा एक एटम HCl बना रहा है। तो मैं इसे क्या करता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं। 4 1 हाइड्रोजन एटम, एनर्जी चेक करते हैं कितनी होगी। स्टूडेंट, ये होगी जो वैल्यू आई है ये 2 के लिए आई है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 72.42 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास जो आंसर आया इसका वो आया 36.21 10⁻23 किलो जूल। ये वो एनर्जी है जो एक हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक हाइड्रोजन एटम, बिकॉज आई नीड दैट अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ऐसा करता हूं, मैं फाइंड करता हूं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन एटम से मिलके क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाता है, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, नो अंडरस्टैंड, क्लोरीन इज अ डिफरेंट एटम देन हाइड्रोजन, सो उसकी एनर्जी वैल्यू भी डिफरेंट होगी। उसकी एनर्जी वैल्यू होती है 240 किलो जूल पर मोल। अब आप कहेंगे सर ये तो फॉर 1 मोल है, पहले एक मॉलिक्यूल के लिए निकालें फिर एक एटम के लिए निकालें। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास 240 की वैल्यू है जो किसके लिए, किलो जूल फॉर 1 मोल के लिए, मैं इसे डिवाइड कर देता हूं 6.02 10⁻23 से। ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी ना, ये आएगी फॉर 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। आप कहेंगे आपने तो सर एक क्लोरीन एटम कितनी कंट्रीब्यूट करता है वो निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू को जो निकली है, इस पूरी वैल्यू को मेरी यहाँ पे जो ये वैल्यू निकली थी, यानी कि इसको इससे डिवाइड करके फॉर 1 मॉलिक्यूल जो निकली थी मैंने उससे 2 से डिवाइड किया था। अब मैं इस वैल्यू को भी अगेन 2 से डिवाइड कर दूंगा इस पूरी वैल्यू को। तो मेरे ये सारे को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा, ये वैल्यू आई 19.93 10⁻23 किलो जूल फॉर व्हाट, फॉर 1 क्लोरीन एटम जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं ऐड कर लूं तो मेरे पास आंसर जो आएगा फॉर HCl, जो आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करने से वो आएगा 56.14 10⁻23। कब आया, जब मैंने ऐड किया है किसको, H की जो कंट्रीब्यूशन है उसमें Cl की। इस वैल्यू को अगर मैं 6.02 10⁻23 यानी कि मैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 मोल HCl बनाने के लिए, पहले मैंने किसके लिए निकाला, 1 HCl के मॉलिक्यूल में जो एनर्जी रिलीज होती है, मैंने क्या निकाला, 1 मोल HCl के मॉलिक्यूल्स बनाने में जो एनर्जी या उनके बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी आप
एब्जॉर्ब करवा रहे होंगे, बनाने में वो रिलीज होगी, अगर मैं एनर्जी दूंगा तो वो उतनी ब्रेक डाउन हो जाएंगे 1 मोल, वो होगी ये मल्टीप्लाई बाय ये। जो आंसर आता है ना वो अप्रोक्सीमेटली आता है 337.9 के करीब। मैं उसकी एक सिंपल फॉर्म लिख लेता हूँ 338 के करीब, जो कि बुक में टेबल बना हुआ है। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लूं तो ये अराउंड 90 प्लस के इक्वल आ रहा है। अब 90 प्लस एनर्जी का डिफरेंस ये शो करता है कि इनमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में डिफरेंस है, यानी कि मैं कैलकुलेट की कि ये वैल्यू के करीब वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन जो आउटपुट आई वो आई 431। मैं दोबारा बता दूं कि जो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है वो आता है 337.9 के करीब। लेकिन चूंकि बुक में जो वैल्यू यूज हुई है वो मेरे लिए ज्यादा आसान है, वो डेसिमल में भी नहीं है, तो मैं यहाँ 338 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो 337.9 जो बुक ने की हुई है वो आ रही है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई टाइपो एरर हो, बट समहाउ अगर मैं 336 कैलकुलेट कर लेता हूँ थ्रू दिस मेथड, हालांकि आ 338 रही है, मैं 338 ही लिख लेता हूँ। 338 लिखने से 431 में अगर मैं ये माइनस करूँ तो जो मेरा आंसर आता है, यानी कि जो मेरी एक्सपेक्टेड कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो आंसर आता है वो आता है अराउंड 93। 90 प्लस किलो जॉल इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था किसके अंदर, एच और सीएल में, तो उससे बॉन्ड पोलैरिटी डेवलप हुई, एडिशनल फोर्सेस और अट्रैक्शन डेवलप हुई और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया। सो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत कम आई ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू से। अगर मैं इन दोनों का फर्क देखूं ना HI का, तो ये 8 का फर्क है, ये बहुत कम फर्क है। स्टूडेंट ये फर्क इसलिए कम है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो इसमें पोलैरिटी डेवलप होने के चांसेस कम होंगे, लिहाजा होगा यूं कि वो कम पोलैरिटी की वजह से जो एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। लिहाजा हमने ये ऑब्जर्व किया, ये हमने सोचा, ये हमने अंदाजा लगाया कि हमारी कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में चूंकि डिफरेंस कम है, लिहाजा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस कम होगा। या हाइड्रोजन के मुकाबले में आयोडीन जो होगा वो कोई बहुत ज्यादा फर्क का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा। जिस तरह HF में बहुत ज्यादा फर्क है, डबल का फर्क है, लिहाजा फ्लोरीन तकरीबन डबल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन की वैल्यू से। और आयोडीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा क्योंकि इनकी वैल्यू में जो फर्क है वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं कहूँ कि आयोडीन है 3.9 तो हाइड्रोजन है 2.0, तो मैं कहूँ नहीं इससे डबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, नहीं इससे मिलती जुलती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा ना। स्टूडेंट साइज ऑफ एटम बहुत आसान है, इसमें कोई हमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। ये देखें F Cl Br I हेलोजेंस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंड इफ आई गो इन बिटवीन दीज, ये यानी कि मैंने बनाया ग्रुप 5 या ग्रुप 7 बनाया है। और अगर मैं ग्रुप 6 बना लूँ ऑक्सीजन सल्फर, सारों में क्या होता है डाउनवर्ड साइज इंक्रीज करता है। आप देखें अगर मैं ऑक्सीजन सल्फर का हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता हूं तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से जुड़ता है तो इनमें साइजेस जो हैं वो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑक्सीजन का साइज सल्फर से छोटा होता है, सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होता है। लिहाजा जब बड़ा एटम जुड़ता है हाइड्रोजन के साथ, यानी कि सल्फर जुड़ता है हाइड्रोजन के साथ, तो जो उसकी बॉन्ड एनर्जी आती है वो कम आती है, और जो छोटा एटम जुड़ता है हाइड्रोजन के साथ तो जो बॉन्ड एनर्जी आती है वो ज़्यादा आती है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? जितना बड़ा एटम जितने बड़े एटम से जुड़ेगा, मतलब आई को आई से जोड़ लें, आयोडीन को आयोडीन से जोड़ लें, क्लोरीन को क्लोरीन से जोड़ लें, दो ऐसे एटम्स मैंने आपस में जोड़े जिनके साइज में फर्क है, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन छोटे हैं, आयोडीन आयोडीन बड़े हैं। तो अगर मैं ऐसे एटम्स जोड़ूंगा तो इनके न्यूक्लियसिस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जहां पे उन्होंने पेयरिंग की हुई है, शेयरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉन की, उनका न्यूक्लियस से फासला बढ़ जाएगा बड़े साइज होने की वजह से। तो जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
वो बड़े साइज होने की वजह से उस शेयर्ड पेयर पे कम लगेगी, लिहाजा वो उसको उस तरह होल्ड नहीं कर पाएंगे जिस तरह छोटे एटम्स होल्ड कर पाते हैं। फ्लोरीन का केस जो है ना वो एनॉर्मलस है, एबनॉर्मल है, लिहाजा मैं इसकी बात नहीं करूंगा। मैं सिंपली बात करूंगा कि ऑक्सीजन का एटम ओवरलैप कर रहा है ऑक्सीजन के एटम से, तो इनमें जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सल्फर का एटम सल्फर के एटम से ओवरलैप करें तो इनमें जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टू न्यूक्लियस वो ज़्यादा है। तो अगर इनका शेयर्ड पेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं ग्रीन मार्कर से बनाता हूँ, ज़रा बेहतर से नज़र आएगा। तो ये न्यूक्लियसिस इसको होल्ड करके रखेंगे, करीब है ना, ये न्यूक्लियसिस उस तरह होल्ड नहीं कर पाएंगे जिस तरह करना चाहिए। लिहाजा जितना साइज बड़ा होता जाएगा, जितना साइज ऑफ एटम बड़ा होता जाएगा, जितना साइज ऑफ एटम बड़ा होता जाएगा, उतनी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का फासला बढ़ता जाएगा। लिहाजा जो बॉन्ड पेयर बनेगा उस पर होल्ड कम होता जाएगा, लिहाजा बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, 1/, बॉन्ड एनर्जी। तब मैं आपको यहाँ पे दो रैंडम एटम दिखाता हूँ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। वाई वाई से बॉन्ड बनाएगा और एक्स एक्स से बॉन्ड बनाएगा। वाई वाई बड़े हैं, एक्स एक्स छोटे हैं, कौन सा जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा? फौरन कहेंगे वाई का। क्यों? वाई के एटम जो हैं वो बड़े हैं, एक्स के एटम छोटे हैं। वाई के एटम में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें जो बॉन्ड पेयर होगा वो उतना स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होगा ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द साइज। वो उसका साइज ही बहुत बड़ा है, लिहाजा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा निकलेगी, बड़े वाले की बॉन्ड एनर्जी कम निकलेगी। स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द साइज ऑफ एटम्स। इसको समझने के लिए अगेन हम पुरानी एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड, इनमें बॉन्ड लेंथ देखते हैं। एक न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का फासला, इट इज एक्चुअली अ बॉन्ड लेंथ। आप मुझे बताएं खुद सोचकर कि बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा? आप कहेंगे हाइड्रोजन और सल्फर में ज्यादा है। जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो उतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हेल्ड नहीं हो पाएगा बिटवीन टू न्यूक्लियाई, तो उससे क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। अगर ये मैं यही बात अप्लाई करूं फॉर डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड, तो होता यूं है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। जब बॉन्ड लेंथ कम होगी, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स विल पुल टू न्यूक्लियसेस नियर टू ईच अदर, तो उससे क्या होता है? बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। खैर, किसी भी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होती है, कार्बन डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ इन दोनों से ज़्यादा होती है। तो होगा यूं कि इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ रखता है, ये उससे कम बॉन्ड लेंथ रखता है, तभी मैंने ग्रेटर के साइन बनाया। ये लीस्ट बॉन्ड लेंथ रखता है। तो होना यूं चाहिए, जो लीस्ट बॉन्ड लेंथ रखता है उसके न्यूक्लियसेस उन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड कर रहे होंगे, लिहाजा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी। और जिनमें कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, लिहाजा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम आएगी। सो बॉन्ड लेंथ इज रिलेटेड टू द बॉन्ड एनर्जी इन इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। लास्ट, क्यूरियस केस ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल को देखते हैं जरा। ये देखें, मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 एटम्स आपस में जोड़े। नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आए तो वो बड़े होते जाते हैं साइज में। फ्लोरीन तो बहुत 2 छोटे एटम्स हैं, इनको तो आपस में जब जुड़ना चाहिए तो इनकी तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2 छोटे एटम से बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ कम है, साइज ऑफ एटम कम है, लिहाजा साइज ऑफ एटम कम हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि दोनों फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। लेकिन जब मैं उसकी बॉन्ड एनर्जी निकालता हूं तो वो अराउंड 158.78 किलो जॉल निकलती है, विच इज वेरी लो। यानी कि कार्बन और कार्बन की सिंगल बॉन्ड की निकलती है 348, उसकी कितनी निकल रही है? इससे तो
तकरीबन 3 गुना कम लगती है मुझे। चले हाफ तो कम है ना, यानी कि इतना कमजोर बॉन्ड, हालांकि वो छोटे भी एटम्स हैं, बॉन्ड भी बनाया हुआ है, उसके बावजूद उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब दो छोटे फ्लोरीन एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस भी ज़रूरत से ज़्यादा ऑपरेट कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि जब दो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा करीब आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो मैं जानता हूं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें होती हैं जिसकी वजह से बॉन्ड उसमें मौजूद है, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस भी ज़्यादा हो जाती हैं बिकॉज के दो न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आ गए हैं। तो उस वजह से ये बॉन्ड अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कमज़ोर हो जाता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा भी छोटा बॉन्ड बन जाना कोई अक्लमंदी का सबूत नहीं है इन केस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो जब ये इतना छोटा बॉन्ड बनेगा, दो न्यूक्लियस की रिपल्शन होगी, तो उससे फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगी है ना, तो इसका मतलब फ्लोरीन जो है ना वो रिएक्टिव एलिमेंट होगा। यही वजह है कि फ्लोरीन को अगर आपने रिएक्ट करवाना हो तो आपको कोई खास कंडीशन नहीं देनी पड़ती, वो खुद ही रिएक्ट कर जाता है, बिकॉज इट हैज़ अ लो बॉन्ड और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सो इट इज़ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि कुछ एबनॉर्मल केसेस भी हैं बॉन्ड एनर्जीज के अंदर, बट मैंने चूंकि फ्लोरीन आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में और इसकी अक्सर हम डिस्कशन करते रहते हैं हेलोजेंस की, तो मैंने फ्लोरीन का केस बता दिया विच इज़ एक्चुअली एबनॉर्मल। दैट इज़ वाई फ्लोरीन की कैलकुलेटेड वैल्यू भी कम आई थी, क्योंकि इसमें हमने फ्लोरीन की कंट्रीब्यूशन और हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन को ऐड करके एक HF का मॉलिक्यूल की निकाली होगी एनर्जी, देन हमने उसको 6.02 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये वैल्यू आई होगी। ये इसलिए कम आई है क्योंकि फ्लोरीन की जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, या फ्लोरीन का फ्लोरीन से बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कम होती है। बॉन्ड एनर्जी जो है ना, बॉन्ड एनर्जी ये एक ऐसा टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ना ये एंट्री टेस्ट में ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर सकता है क्योंकि इसमें से बहुत सारे MCQs भी बनते हैं। एक बात याद रखिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्या, बॉन्ड एनर्जी की जो अमाउंट है, जो भी वैल्यू है, वो आप अगर देंगे तो सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड टूट जाएगा, अगर उससे ले लेंगे, अगर उससे निकाल देंगे, वो रिलीज कर देगा सिस्टम, तो बॉन्ड जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड तोड़ना है ना, तो इतनी एनर्जी दे दें, जोड़ना है तो इतनी एनर्जी निकल जाएगी। याद रखना इसके जो पोलर का इस पे असर है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का असर है, ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, और मैंने जब ये कैलकुलेशन की तो ये भी आपको करनी पड़ेंगी। आई होप ये कैलकुलेशन आपको अभी डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन वंस यू गो थ्रू इट, कैलकुलेटर यूज करते हुए ये आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपने सिर्फ ये वैल्यू याद करनी है। इस वैल्यू को आपने पहले 6.02, आपने क्या करना है, एक मोल हाइड्रोजन इतनी एनर्जी रिलीज करता है, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितनी करेगा, इतनी, तो एक हाइड्रोजन एटम कितनी करेगा, डिवाइडेड बाय 2, इतनी। क्लोरीन का एक मोल इतनी करता है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल कितनी करेगा, इतनी, 240 डिवाइडेड बाय 6.02। ये पूरी है Cl2 की वैल्यू, तो Cl की कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 2, वो कितनी आई, 19.93। इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो एक HCl की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी एनर्जी में, यानी कि HCl का बॉन्ड तोड़ने में, एक HCl के दरमियान बॉन्ड तोड़ने में ये एनर्जी होगी 56.14। तो एक मोल के लिए कितनी होगी, 56.14 मल्टीप्लाई बाय दिस, इट कम्स टू बी 337.9। हमारी बुक में ये वैल्यू जो है ये 3 डिफरेंट लिखी हुई थी 337.9 से, तो मैंने इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए जब यहाँ लिखा तो मेरी जो चेंज है वो थोड़ा सा फ़र्क आ गया। बट समहाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपने कोशिश करनी है कि इस फ़र्क को सिग्निफाई कर सकें, बेहतरीन शो कर सकें विद द हेल्प ऑफ सम डिटेल्स दैट कैन बी रिटन इन दीज फॉर्म। क्या HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने से कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू से कम आई है। फैक्टर्स अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और डिफरेंट फैक्टर्स जो कि बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं उनकी डिटेल्स भी समझ आई होंगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो कि बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करने वाले फैक्टर से रिलेटेड हैं। आई होप ये सारा टॉपिक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।